वेलकम टू बैंकिंग बिट्स। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको कैनरा बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आपको ये सेविंग अकाउंट का फॉर्म है, ये आपको भर के जमा करना पड़ेगा। इस फॉर्म को कैसे आपको भरना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फॉर्म बहुत बड़ा होता है, ठीक है। कैनरा बैंक का जो फॉर्म है बहुत बड़ा होता है, तो आपको हर चीज़ भरने का ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़ देना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आपको छोड़ देना है। बहुत सारी चीज़ें ऑफिस यूज के लिए होती है तो वो भी आपको भरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सब एक एक करके बताऊंगा कि क्या आपको भरना है, क्या आपको छोड़ना है, तो उस हिसाब से आप भरिए। आपको भरने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, इजीली आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ कि फॉर्म जो आपको भरना है वो हर जगह आपको कैपिटल लेटर में भरिए, ठीक है, बड़े अक्षरों में भरिए, ताकि स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आप क्या लिखे हैं वो क्लियर रहे, ठीक है। तो आप जो भी भरिए वो कैपिटल लेटर में भरिए, ठीक है। और जहाँ भी आपको फ़ोटो लगाने की जगह है वो आप कलर फ़ोटो लगाइए, और रिसेंटली जो फ़ोटो है वो लगाइए, ठीक है। बहुत पुराना फ़ोटो नहीं लगाना चाहिए, इससे क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं। इसलिए आप तुरंत का फ़ोटो लगाइए, और फ़ोटो जहाँ भी लगाना है उसे आप स्टेपल नहीं करिए, ठीक है। पिन से आपको नहीं लगाना है, उसे गम से आप लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म आपको भर लेना है और जैसा मैंने इंस्ट्रक्शन बताया वैसे भरना है। और एक चीज़ कि इस फॉर्म के साथ साथ आपको जो भी आप आईडी कार्ड इसमें देंगे, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी दे रहे हैं उसका ओरिजिनल कॉपी और जेरोक्स कॉपी सब आपको लेके जाना है। और इनिशियल डिपॉजिट, ठीक है, जो भी आपको, आप जो चाह रहे हैं अकाउंट खोलने के साथ जो आप पैसा जमा करना चाह रहे हैं अकाउंट में, वो पैसा लेके आपको ब्रांच में जाना है, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फॉर्म शुरू करते हैं भरना। ये हमारा फॉर्म है कैनरा बैंक का। चलिए इसे भरना शुरू करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म का पार्ट 1 है। सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, जिस डेट में भी आप इस फॉर्म को जमा कर रहे हैं ब्रांच में, उसका डेट आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, तो जिस ब्रांच में भी आप अकाउंट जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देना है। उसके बाद ये सारा जगह कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ये सब आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप है, ठीक है, आपको यहाँ पे न्यू में कर देना है, ठीक है। आप ये नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको न्यू में टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी जगह जो है ये सब आपका स्टाफ यूज के लिए है, ठीक है, तो आपको ये सब खाली छोड़ देना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप जो है नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो नॉर्मल कर दीजिए। मान लीजिए आप अगर स्मॉल अकाउंट खुलवा रहे हैं या फिर माइनर के लिए अकाउंट खुलवा रहे हैं, 18 साल से जिसका कम उम्र है उसके लिए खुलवा रहे हैं, तो आप ऐसे में टिक कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर नॉर्मल अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको यहाँ नॉर्मल में टिक करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल का जगह है, यहाँ सबसे पहले है नाम, आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पे मिस्टर या मिसेज जो भी आप प्रीफिक्स लगाते हैं आप लिख दीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको इधर लिख देना है। मिडिल नेम कुछ है तो आपको यहाँ मिडिल नेम लिखना है, मिडिल नेम कुछ नहीं है आपका तो आपको खाली छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम, ठीक है, आपका जो भी सरनेम है वो आपको इधर लिख देना है। तो इस तरह से आपको नाम भरना है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है यहाँ मैडन नेम, ठीक है। अगर मान लीजिए कि शादी करने के बाद आपका कुछ और नाम अगर चेंज हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जनरली ये लेडीज के केस में होता है, फीमेल के केस में होता है कि शादी करने के बाद हस्बैंड का भी अगर सरनेम लगाते हैं वो, तो फिर आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जितना भी स्टार मार्क है वो सब भरना जरूरी है, और जहाँ स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए नेम में स्टार मार्क दिया हुआ है, हमने इसे भर दिया। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो अगर अप्लीकेबल है आपके केस में तो आपको भरना है, अप्लीकेबल नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, मतलब आपका जन्म तिथि जो है वो आपको देना है, तो यहाँ पे आपको जन्म तिथि दे दीजिए, ठीक है। आपको वही जन्म तिथि देना है जो आपके आईडी कार्ड में दिया हुआ है, खुद से आप कोई चेंज करके कहीं भी कोई चीज़ नहीं भरी है, ठीक है। यहाँ पे आप जेंडर है आपका मेल या फीमेल जो भी आप हैं आप भर सकते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, अगर आप मैरिड हैं तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, अनमैरिड हैं तो इधर टिक करेंगे, ठीक है। सिंगल, डाइवोर्स जो भी आपके केस में कुछ ऑर्डर है तो आप इधर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको नेम ऑफ फादर दे देना है, यहाँ पे मिस्टर लगा देंगे आप। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम, और इधर लास्ट नेम दे देंगे। उसके बाद नेम ऑफ मदर, इधर हमने मिसेज लगा दिया। उसके बाद मदर का मतलब आपकी माँ का फर्स्ट नेम, इधर मिडिल नेम, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ स्पाउस दिया हुआ है। अगर आपका शादी हो गया है तो
पति या पत्नी जो भी हैं आपकी, उनका यहाँ इधर आपको नाम देना है। ठीक है, तो इधर आप मिसेज या मिस्टर जो भी है आपका लगा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेम, यहाँ मिडिल नेम और इधर लास्ट नेम। ठीक है, अगर आपको शादी नहीं हुआ है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट आपको भरना है। ठीक है, मतलब आप पे कितने लोग आधारित हैं, वो उसका नंबर आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका शादी हो गया है, आपकी वाइफ हैं, तो आप एक डिपेंडेंट लिख सकते हैं। अगर आपकी वाइफ हाउस वाइफ हैं, तो अगर वो काम करती हैं तो फिर वो भी आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आप जीरो देंगे। मान लीजिए आपके 1-2 साल के बच्चे हैं तो आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आप दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके जितने भी डिपेंडेंट हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं, और आप पे कोई भी आधारित नहीं है तो आप 0-0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इलिटरेट है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ नो में टिक करना है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हुए हैं तो आप इलिटरेट हैं, मतलब आपको यस में टिक करना है। ठीक है, और अगर आप यहाँ यस में टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। ठीक है, जिससे आपको पहचाना जा सके। मतलब कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप दे सकते हैं जो कि इजीली देखा जा सके। लाइक अगर आप आपके चेहरे पे कोई निशान है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे नो में टिक करके छोड़ देना है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क आप देने का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ गार्जियन है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है देखिए इन केस ऑफ माइनर, अगर आप 18 साल से छोटे हैं और अगर आपका अकाउंट खुल रहा है तो फिर आप यहाँ पे नेम ऑफ गार्जियन आपको देना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्या है गार्जियन से वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी भरना है। ठीक है, अगर आप इंडियन हैं तो आप यहाँ टिक कर देंगे इंडियन में। इंडियन के अलावा आप अगर किसी दूसरे देश के नागरिक हैं तो फिर आपको अदर्स में टिक करके यहाँ पे कंट्री का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको सिटीजनशिप भरना है, तो आप अगर इंडिया के हैं तो आपको यहाँ पे इंडिया लिख के छोड़ देना है। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जा रहा है। ठीक है, आप अगर सर्विस में हैं तो इधर आप देख लीजिए, आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर जो भी हैं आप टिक कर दीजिए। सर्विस के अलावा अगर आप बिजनेस में हैं तो फिर आपको इसमें देख लेना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपको टिक कर देना है। या फिर अदर्स, आप अगर इनमें से कोई प्रोफेशन में है तो आपको इधर टिक कर देना है। तो आपको अपना देख के कहीं एक जगह ही टिक करना होगा, आप टिक कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आप हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ टिक करेंगे, स्टूडेंट हैं तो आप इधर टिक कर सकते हैं, या फिर अगर खेती बाड़ी करते हैं, आप फार्मर हैं तो आप एग्रीकल्चर में भी टिक कर सकते हैं। तो ये पूरा तीनों लाइन जो है, 3-4 लाइन जो दिया है उसमें से किसी एक में भी आपका टिक होगा। तो जो भी आपके केस में आता है आप देख के सही से टिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर किसी और अदर कैटेगरी में हैं तो आपको यहाँ पे भी आप उसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम के बारे में पूछा जा रहा है कि आप सालाना कितना कमाते हैं, वो आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, एग्जैक्ट आपको जोड़ने का जरूरत नहीं है, लगभग जो आपका होता है एनुअल इनकम वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, नेटवर्थ जरूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। रिलीजन आपको यहाँ पे देना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप जो भी हैं आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी आप जनरल में आते हैं, ओबीसी, एसटी या एससी जो भी है आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन विथ डिजेबिलिटी भरना है। अगर किसी भी तरह का डिजेबिलिटी है आपका तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि आप 9th क्लास तक पास हैं, 10th क्लास के पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर कोई अदर आपका क्वालिफिकेशन है तो आप इधर टिक कर सकते हैं जो भी आपका है। ठीक है, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए इलिटरेट है, आप यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो किस तरह का बिजनेस करते हैं, और क्या आपका पोस्ट है। आप भरना चाहें तो भर दीजिए, नहीं भरना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज टिक अप्लीकेबल बॉक्स है, ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के लिए। अगर आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आते हैं तो आप टिक करिए यहाँ पे, और अगर किसी पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन से रिलेशन है आपका तो आप यहाँ टिक करिए, अदरवाइज आपको नन में टिक करना है। ठीक है, तो जनरली हम सारे पॉलिटिकल एक्सपोज में नहीं ही आते होंगे तो आप नन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में कौन कौन आते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप हेड ऑफ स्टेट हैं, गवर्नमेंट हैं, सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियल्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, तो ये सब जो है आपका इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिसर्स है ये सब आते हैं पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में, तो ये सबको आप इधर टिक करना है। अदरवाइज आप सीधा यहाँ नन में टिक करके इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक लाइन और दिया हुआ है, कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया ओनली एंड नॉट इन एनी अदर कंट्री। मतलब आप सिर्फ
इंडिया में ही टैक्स देते हैं या नहीं देते हैं, इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में आप टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यस टिक करना है, ठीक है। जनरली हम सारे का यही होगा, तो आप चुपचाप यहाँ पे यस में टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है किसी केस में कि आप इंडिया के अलावा भी कहीं टैक्स भरते हैं, तो आपको यहाँ नो में टिक करना है, और फिर फटका डिटेल है इसी फॉर्म में अटैच्ड, वो आपको भरना होगा। तो आप यहाँ पे यस में टिक कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर भरना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है आप यहाँ पे पैन नंबर भर दीजिए। इनकेस आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 अटैच होगा इस फॉर्म में, वो आपको भरना पड़ेगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पैन नंबर देंगे, फॉर्म 60 भरने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम कॉन्टैक्ट डिटेल में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भरना है। अगर 91 आप यहाँ +91 लिखना चाहें तो लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आपको पूरा जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ईमेल आईडी, अगर आप ईमेल आईडी अपने अकाउंट में ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपको लिख देना है। यहाँ पे अगर कोई आपका ऑफिस का टेलीफोन नंबर है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, और अगर रेसिडेंस का लैंडलाइन कोई नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस है, उसमें आप क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप पासपोर्ट डिटेल देना चाहते हैं तो आप इधर टिक करेंगे, वोटर आईडी कार्ड देना चाह रहे हैं तो इधर टिक करेंगे, आधार कार्ड देना चाह रहे हैं तो आप इधर टिक करेंगे। तो जो भी आपके पास है आप इसमें टिक कर, मान लीजिए आप वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको दे देना है। यहाँ इशूड बाय, कौन इशू किया है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप लिख सकते हैं, या GOI लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। कब आपको इशू हुआ है, जो भी आपका आईडी कार्ड है वो जब इशू होता है उस पर उसका डेट लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ पे उसे दे सकते हैं। मान लीजिए आपके केस में अगर डेट आपको नहीं मिल रहा तो आप अप्रॉक्स डेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ एक्सपायरी डेट उस पर लिखा हुआ है तो आप इधर लिख दीजिए, ठीक है। जनरली ये पासपोर्ट वगैरह का केस में होता है कि उस पर एक्सपायरी डेट भी लिखा हुआ होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अगर उस पर नहीं लिखा हुआ है तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल, अगर है उस पर तो लिखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हम नेक्स्ट पेज में आके हैं, यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस डिटेल आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो एड्रेस भर रहे हैं ये आपका करंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, ठीक। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यहाँ परमानेंट में टिक करेंगे, करंट एड्रेस है तो आप करंट में टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि ये रेसिडेंशियल और बिजनेस एड्रेस है या रेसिडेंशियल एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस है, जो भी आपका है आप टिक कर दीजिए, ठीक है। तो आप अगर आप जहाँ रहते हैं उसी का एड्रेस है तो आपको ये रेसिडेंशियल में टिक कर देना है, और इधर आपको पूरा एड्रेस डिटेल भर देना है, ठीक है। पूरा आपको सही से लिख देना है कि कौन सा विलेज है, कौन सा पोस्ट है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, या फिर कोई अगर आप लैंडमार्क देना चाहते हैं जैसे कि आपका घर इजीली लोकेट किया जा सकता है तो आप इधर पूरा वो सब भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी का नाम या विलेज का नाम देना है। यहाँ पे आपको जिले का नाम यानी डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है। उसके बाद यहाँ स्टेट का नाम यानी राज्य का नाम दे दीजिए, और यहाँ पे पिन नंबर आपको सही सही भर देना है। पिन नंबर भरने के बाद यहाँ पे कंट्री नाम यानी इंडिया आप भर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा डिटेल आपको दे देना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, मतलब जिससे आपका जो भी बैंक अगर कोई लेटर भेजना चाहे आप तो आपको किस पे भेज सकती है, ठीक है। तो अगर आपका जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो सेम है जो जो यहाँ पे आप ऊपर में भरे हैं वही एड्रेस आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे जैसा मैंने टिक किया है, सेम एज करंट या परमानेंट एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ अलग है तो फिर आपको यहाँ पे कोरस्पॉन्डेंस टिक कर देना है, और उसके बाद ये पूरा डिटेल आपको एड्रेस का भर देना है आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस का, ठीक है। अगर अलग है ऊपर वाले जो आपने ऊपर भरा है उससे आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग है तब आप ये भरेंगे, और अगर सेम है तो आप यहाँ पे सेम में टिक करके इसे खाली छोड़ सकते हैं। चलिए अब हम नीचे चलते हैं 6 नंबर में। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर जो भी आप आईडी कार्ड दे रहे हैं उससे आपका एड्रेस अलग है करंट एड्रेस, तो फिर आपको इसमें से कोई भी एक देना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी यूटिलिटी बिल आप दे सकते हैं या PPO दे सकते हैं, या प्रॉपर्टी या म्यूनसिपल टैक्स रिसिप्ट दे सकते हैं, या फिर आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप देंगे उसका डॉक्यूमेंट नंबर और इधर डेट आपको लिखना है। लेकिन अगर जो आपके आईडी कार्ड में है वही आप एड्रेस दे रहे हैं हर जगह तो फिर आपको भरने का जरूरत नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सारा टर्म्स कंडीशन है कि जो भी टर्म्स कंडीशन है फॉर्म में उसको आप मान रहे हैं, और जैसे आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आपका आधार लिंक करना होगा तो उसके लिए जो भी डिटेल बैंक लेगा, और OTP वगैरह जो है उस ऑथेंटिकेट किया जाएगा, तो उस सब के लिए आप राज़ी हैं तो ऐसा है तो आप यहाँ पे
यस में टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिसेंट का एक पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेपल नहीं करना है, आप इसे प्लीज़ गम से लगाइए, तो आप इसे गम से लगा देंगे, स्टेपल नहीं करना है आपको। और रिसेंट मतलब तुरंत का ही फोटो आपको लगाना है। इधर आपको साइन कर देना है। ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप थंब का अपना निशान देंगे, मतलब अंगूठे का अपना निशान दे सकते हैं। और पढ़े लिखे हैं तो आपको साइन करना है। ठीक है, और इधर ये चीज़ भी लिखा हुआ है कि आपको ब्लैक पेन से ही साइन करना है। ठीक है, काले इंक का जो होता है पेन, उससे ही आपको करना है, ब्लैक से ही करना है। तो आप इसे ब्लैक पेन से साइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जगह का नाम लिख देना है, और इधर जिस डेट में भी आप जमा कर रहे हैं फॉर्म, उसका डेट लिख देना है। चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। फॉर ऑफिस यूज लिखा हुआ है 1 नंबर में, तो ये पूरा ऑफिस यूज के लिए है, तो आप इसे पूरा खाली छोड़ दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब तक जो हम भर रहे थे ये कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म था, ये हमारा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। ठीक है, पार्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्म का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले आपको डेट दे देना है। ठीक है, और उसके बाद आपको ये पूरा जगह खाली छोड़ देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अब देना है सेविंग अकाउंट में, यहाँ पे आपको टिक करना है। ठीक है, बीस जो है सेकंड ऑप्शन जो बी एस बी डी ए भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी कम फैसिलिटी होती है। तो आई थिंक आप चुपचाप यहाँ नॉर्मली सेविंग अकाउंट में टिक करके छोड़ दीजिए। आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है होगा, वही खुलवाइए, वही अच्छा होता है। उसके बाद आपको मोड ऑफ ऑपरेशन देना है। तो आप अगर सेल्फ ऑपरेट करेंगे, सिंगल अकाउंट है, तो आपको सेल्फ में टिक कर देना है। अगर ये उसके बाद जो भी ऑप्शन है, ये सारा आपका ज्वाइंट अकाउंट के लिए है। ठीक है, आइदर सर्वाइवर, मतलब दोनों में से कोई भी पैसा उठा सकते हैं, ज्वाइंटली ऑपरेटेड तो दोनों मिलकर ही पैसा उठाएंगे, तो ये सब ज्वाइंट का केस का है। ठीक है, आपको चुपचाप सेल्फ में टिक करना है अगर सेल्फ अकाउंट खुलवा रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ सर्विस रिक्वायर्ड है, आपको क्या चाहिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए आपको उसमें टिक करना है। तो अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आपको यहाँ पे यस में टिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, कि कौन सा नाम आपका एटीएम कार्ड पे जो प्रिंट होके आएगा वो आपका यहाँ पे नाम देना है। अगर आपका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, तो आप शॉर्ट में करके लिख सकते हैं, क्योंकि जितना यहाँ पे मैक्सिमम 15-16 कैरेक्टर तक ही कार्ड पे नाम आता है, उससे बड़ा नहीं आता है। तो आप चाहें तो अपना मिडिल नेम हटा के भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो सेकंड एप्लीकेंट को अगर एटीएम चाहिए तो इधर आप टिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ठीक है, अब पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा आपको कार्ड चाहिए, एटीएम कार्ड, रुपए कार्ड चाहिए तो आप रुपए में टिक करिए, वीजा कार्ड चाहिए तो आप वीजा में टिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मास्टर कार्ड चाहिए तो आप मास्टर कार्ड में भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चेकबुक के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पे यस में टिक करेंगे, अदरवाइज नो में करेंगे। ठीक है, तो हमने यस में कर दिया है। अगर आपको नेट बैंकिंग चाहिए तो आप यस में टिक कर दीजिए। इसमें फैसिलिटी चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग भी आपको चाहिए तो यस करिए, नहीं चाहिए तो आप नो कर सकते हैं। पासबुक अगर आपको चाहिए तो आप यस करेंगे। ई स्टेटमेंट मतलब अगर आपको ईमेल स्टेटमेंट चाहिए तो आप यस करिए, अदरवाइज आप नो दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ईमेल दे रहे हैं और आपको स्टेटमेंट चाहिए तो आप यस करिए, तो आपको ईमेल पे आपका स्टेटमेंट पर मंथ भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नीचे चलते हैं। ये जो है फोर्थ नंबर, ये फिक्स डिपॉजिट के लिए, तो अभी आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। जब आप अकाउंट खोलने के बाद आप अगर फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर ऑटो स्वीप है, तो इसे भी आप छोड़ दीजिए। उसके बाद ये रेकरिंग डिपॉजिट के लिए है, ये भी आप खाली छोड़ दीजिए। नॉमिनेशन का जरूरत तब पड़ता है जब आपका डेथ हो जाता है। ठीक है, इनकेस कभी भी आपका फ्यूचर जब डेथ होता है, तो जो भी अकाउंट में पैसा होगा वो बैंक किसे देगी, उसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म होता है। ठीक है, तो आप इसे प्लीज़ भर के रखिए। इससे क्या होता है कि जब भी आपका डेथ होगा तो परेशानी नहीं होगा, जो भी आपका नॉमिनी होंगे उसे, जो भी आपके लीगल हायर होंगे, अ, जो आपका अकाउंट में नॉमिनी दिया हुआ हुआ होगा उसे बैंक पैसा दे देगा। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी नहीं होगा तो फिर बहुत परेशानी होती है बैंक को पैसा देने में, और आपके लीगल हायर को भी बहुत परेशानी होगी आपके अकाउंट से पैसा लेने के लिए। और अगर नॉमिनी दिया हुआ होगा तो चुपचाप बैंक से पैसा दे देगा। चलिए हम देखते हैं कि इसे कैसे भरना है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, जिसके नाम से भी आप अकाउंट खुलवा देंगे उसका नाम दे देना है। यहाँ पे ब्रांच का नाम दे देना है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके पासबुक पे नॉमिनी का नाम प्रिंट हो तो आप यहाँ पे ऐसे टिक करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसे क्रॉस कर दीजिए। यहाँ पे टाइप ऑफ डिपॉजिट है, तो ये सेविंग अकाउंट है तो आप यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है, अकाउंट नंबर अभी आपको नहीं मिला होगा तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। डिटेल ऑफ नॉमिनी, अब यहाँ से आपको नॉमिनी का डिटेल देना है। अब जिसे चाहते हैं नॉमिनी का नाम, नॉमिनी बनाना, उसका नाम यहाँ पे देंगे। ठीक है, अपने पत्नी का नाम, अपने पति का नाम, या अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपने बेटे का नाम, जिसे भी आप चाहते हैं नॉमिनी में देना उसका नाम यहाँ पे देंगे। उसके बाद नॉमिनी का मोबाइल नंबर आप इधर दीजिएगा।
नॉमिनी से क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। आपके पति या पत्नी है तो आप स्पाउस लिख सकते हैं, आपके बेटे हैं आप सन लिख सकते हैं, आपके फादर हैं आप फादर लिख दीजिए। तो जो भी आपका है आप लिख सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनी का एज क्या हो रहा है आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर नॉमिनी का एज 18 साल से छोटा है तो आपको नॉमिनी का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आपको इसे भरने का जरूरत नहीं है। और अगर नॉमिनी 18 साल से छोटा है तो आपको यहाँ पे उसके लिए गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गार्जियन का नाम आप इधर देंगे और गार्जियन का एड्रेस आप यहाँ पे देंगे। और अगर नॉमिनी 18 साल से बड़ा है तो आपको ये सब भरने का जरूरत नहीं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। अगर आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, मतलब अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अंगूठे का निशान देते हैं तो आप अंगूठे का निशान भी यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अंगूठे का निशान देते हैं तो फिर यहाँ पे आपको विटनेस देना पड़ेगा, 2 विटनेस, ठीक है। विटनेस का नाम, विटनेस का सिग्नेचर और विटनेस का एड्रेस, ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ साइन देना है, विटनेस देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर पढ़े लिखे नहीं है तो 2 विटनेस, फर्स्ट विटनेस यहाँ और सेकंड विटनेस यहाँ, आपको ये सब देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको डेट लिख देना है, यहाँ पे जगह का नाम लिख देना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी नहीं देंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा और इधर आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा सलाह यही रहेगा कि प्लीज़ आप अपने अकाउंट में नॉमिनी भर दीजिए। इससे क्या होता है कि बाद में किसी को परेशानी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप नॉमिनी भर दीजिए। और अगर आप नॉमिनी भर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको टिक करने का ज़रूरत नहीं है, इधर साइन करने का भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये कुछ डिक्लेरेशन है, कम अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। यहाँ पे आपको जगह का नाम लिखना है, यहाँ पे डेट लिखना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऑफिस यूज के लिए है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है फॉर सेविंग अकाउंट, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको साइन कर देना है, ठीक है। चलिए हम नीचे चलते हैं। ये सेविंग अकाउंट का कुछ रूल है नेक्स्ट पेज में, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म 60 है, जैसा मैंने कहा था। अगर आप पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको ये फॉर्म 60 भरना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको फॉर्म 60 भरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज, ये कुछ ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट है उसका डिटेल दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, ठीक है। कि कौन कौन सा आईडी कार्ड आप आईडी प्रूफ में और कौन कौन सा एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉर्म ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इस तरह से अपना जो भी आपका सेविंग अकाउंट है आप इसका फॉर्म भर के अपने ब्रांच में जमा कर सकते हैं। इस तरह से भर के आप अगर जमा कर देते हैं तो नॉर्मली 1 वीक में आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको पासबुक मिल जाएगा। इस फॉर्म के साथ साथ आप जो भी आपने आईडी कार्ड इसमें लिखा है वो आईडी कार्ड भी आप प्लीज़ लेके जाइए, ओरिजिनल प्लस उसका जेरोक्स कॉपी वो भी आपको लेना है। और जहाँ भी फोटो लगाना है आप लगाइए, ठीक है। और उसे गम से लगाइए, प्लीज़ स्टेपल नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ बार बार लिखा हुआ है कि जो भी आपको भरना है आप उसे प्लीज़ कैपिटल लेटर में भरिए, ठीक है। बड़े अक्षरों में तो आप उसे बड़े अक्षरों में ही भरिए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल बैंकिंग बिट्स को सब्सक्राइब करके रखिए।